नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विज्ञान की वो शाखा जो पोषण का अध्ययन करती है, इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं उसको? विज्ञान की वो शाखा जो पोषण का अध्ययन करती है, क्या बोलते हैं? हाँ ऐसे, वाह क्या बात है, इट इज कॉल्ड ट्रोफोलॉजी, इट इज कॉल्ड ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी याद रखिएगा, ठीक है, इट इज ट्रोफोलॉजी। फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेक ऑफ फूड, भोजन ग्रहण करने के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेक ऑफ फूड, भोजन ग्रहण करने के आधार पर, ऑर्गेनिज्म्स आर फॉलोइंग टाइप्स, निम्नलिखित प्रकार, जीव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जीव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, हाँ लेकिन इसमें एक चीज और लिखिएगा, एक होता है वैसे बेसिक जो मेन कैटेगरी जानते हो क्या होती है, उसको बोलते हैं होलोजोइक, हाँ जी ये टर्म भी आ सकता है। अब असल में जितने वो आपने पढ़े हैं उसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी पढ़ते हो, ये सब के सब होलोजोइक होते हैं। होलो का मतलब वर्ड देखिए क्या है, बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, हाँ कंप्लीट वाला वर्ड है ना, होल वर्ड, संपूर्ण। और जोइक माने जोना वर्ड से है, यानी लाइक एनिमल, लाइक एनिमल, इसका मतलब आप समझना बहुत ध्यान से। ये पहला है होलोजोइक, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण संभोजी, पूर्ण संभोजी, ये नोट करिएगा। होलोजोइक जो आपने पहला लिखा था वो यही है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसको पूर्ण संभोजी बोलते हैं, तो इसमें लिखिएगा जब जीव, व्हेन एनिमल, व्हेन एनिमल टेक्स देयर फूड डायरेक्ट इनटू देयर माउथ, जब जीव भोजन को सीधे अपने मुख में ग्रहण करता है, व्हेन एनिमल टेक्स डायरेक्ट, व्हेन एनिमल टेक्स फूड डायरेक्ट इनटू देयर माउथ, ठीक है, ये है मेन बात। असल में ये प्रक्रिया सारे जीवों में नहीं होती ऐसी, ठीक है ना, सारे जीवों में नहीं होती। अभी जैसे मैं बताऊंगा आपको, एक एग्जांपल देता हूं, आप सोचोगे सर ये सभी लोग मुंह में ले जाते होंगे ऐसे, नहीं। आप सोचो एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, वो कैसे भोजन प्राप्त करता है? पदार्थ, भोज्य पदार्थ, रोटी, ब्रेड कुछ पड़ी हुई है, हवा में बैक्टीरिया है, वो आते हैं उसके ऊपर बैठते हैं, और आपकी जो रोटी है, रोटी में एक मुख्य पदार्थ है, वो मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ओके, ये तो कार्बोहाइड्रेट है। अब इस कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट के बहुत से टाइप है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसमें जो सबसे पॉपुलर है आपके लिए एक जानने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, सब लोग जानते हो ग्लूकोज को। इस ग्लूकोज को ये बैक्टीरिया क्या करेगा? तोड़ देगा, इसको ब्रेक करेगा। अब आप समझना, वहीं पर अगर हमें एनर्जी लेनी हो इस ग्लूकोज से, तो कैसे लेते समझना, हम रोटी खाते हैं, माउथ से जाता हुआ ये, ठीक है ना, स्टमक में, स्टमक से, और स्टमक में या माउथ में ही या इंटेस्टाइन में ही एंजाइम्स हैं, वो इसको तोड़ेंगे,
ठीक, या ये डायरेक्टली अगर नहीं मिला हमको डायरेक्ट ग्लूकोज, तो ये पहले एब्जॉर्ब होगा। एक सिंपल व्यू ले लें अगर हम, बहुत सिंपल व्यू, ये फूड पाइप हमारी, ये स्टमक, ठीक, ये लार्ज इंटेस्टाइन। आपने जो रोटी खाई उसमें डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं मिलता है, उसमें इसके बड़े फॉर्म होते हैं, बड़े रूप होते हैं। वो हम जब भोजन लेते हैं टूटते हैं, टूटने के बाद कार्बोहाइड्रेट मोस्टली किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और जाएगा किसके अंदर? यहां पर क्या है? ब्लड। यहां पर है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, यानी रक्त को वहन करने वाली, रक्त को धारण करने वाली रक्त वाहिनियां, इनमें जाएगा। इनका काम क्या है? हार्ट में ले जाना। भाई ठीक है, ये हार्ट में चला जाएगा, ठीक, ये हार्ट में आ गया। हार्ट का काम क्या है? हार्ट पूरी बॉडी में पंप कर देगा। अभी यूज नहीं हुआ इस ग्लूकोज का, आपने रोटी खाई, यहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में गया, ब्लड गया वापस कहा? हार्ट में। हार्ट ने टुल्लू का काम किया, पंप कर दिया पूरी बॉडी में, अभी भी यूज नहीं हुआ इसका। अब ये ग्लूकोज जाएगा बॉडी की जो सेल्स हैं, यानी कोशिकाओं के पास जाएगा। ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा किसी सेल के अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा। यहां पर जो हम सांस लेते हैं उसमें जो तमाम तरह की गैसेस है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन फिल्टर होगी लंग्स से। वो ऑक्सीजन भी ब्लड में मिलेगी और वो भी ट्रेवल करते हुए कहां जाएगी? सेल के अंदर। यस, और ये ग्लूकोज भी कहां पहुंचा है? सेल के अंदर। अब इस ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन तोड़ देगा और आपको मिलती है ऊर्जा। ये बेसिकली जितने जीव जो कि, अच्छा आप क्या जानते हो सेल कितने प्रकार की होती है? सुना कभी नाम सेल का कोई प्रकार? सेल तो जानते हो कि नहीं जानते हो? सेल सुना शब्द? नहीं सुना? सुनो, जैसे मकान ईंटों से मिलके बना, तो कोई पूछे इस मकान की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? आप बोलोगे ईंट। इतनी बड़ी बिल्डिंग, दिखने में तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन अगर ऊपर से प्लास्टर हटा दिया जाए तो आपको क्या दिखेगा? छोटे छोटी ब्रिक्स। यही तो एक दूसरे के ऊपर रख करके बनाया गया ये सब। ऐसे कोई पूछे कि शरीर जो है वो किन चीजों से मिलके बना है, तो वो है सेल। दरअसल आपको ये जो शरीर दिखता है, एक्चुअल में अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका देखा जाए तो पूरी शरीर में ऐसी छोटी छोटी सेल्स मिलकर के बनी हुई है। चाहे जिस अंग को देख लीजिए, पूरा शरीर छोटी छोटी सेल से मिलकर के बना होता है। इसीलिए कहा यह जाता है कि सेल क्या होती है? शरीर की रचनात्मक इकाई है। और सबसे बड़ी बात, जीवन जीने की जितनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे हम लोग ये जो ग्लूकोज का टूटना होता है, ये भी कहाँ हो रहा है? देखो अभी सेल के अंदर। आप और कोई चीज सोचो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ना सर हो तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, तो वो भी जान लीजिए। जो शरीर के अंदर नई नई चीजें निर्माण होती है, प्रक्रिया, जैसे आप ऐसे सोचो, माता के गर्भ में एक शिशु जो है वो इतना इन्नू सा होता है, एक सेल पिता के द्वारा, एक सेल माता के द्वारा, वो दो सेल मिलके एक बड़ी सेल बनती, वो भी मैंने इतना बड़ा बना दिया, इससे भी छोटा कर दो। पहली सेल, शरीर की पहली सेल, और इसमें डेवलपमेंट होता है, ये मल्टीप्लाई होती है, फिर जो मल्टीप्लाई होकर के जो भ्रूण बनता है उसमें कई कोशिकाएं होती हैं। ठीक, तो आप ये सोचो जो सेल एक ही थी, जो एक सेल थी वो तो ठीक है, चलो एक पिता के द्वारा सेल मिली थी,
और एक माता के द्वारा सेल मिली थी, ये 2 सेल थी। लेकिन इनसे बाद में जो एक सिंगल सेल से जो बाद में ये 2 हुई, मान लीजिए पहले, तो दूसरी सेल जो बनी है उसके लिए जो मटेरियल पदार्थ है वो तो इस सेल ने ही दिया है इसको। और ये सेल मोस्टली बनी होती किसकी? प्रोटीन की। तो वो प्रोटीन का निर्माण कहाँ हुआ है? सेल के अंदर। एक छोटा बच्चा इतना होता है, कुछ दिनों बाद में तो इतना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा भोजन बाहर से करता है, लेकिन उस भोजन में जो मुख्य पदार्थ है उनकी सहायता से जो शरीर की प्रोटीन बनती है वो सेल के अंदर ही बनती है। तो आप सोचिए, ऊर्जा प्राप्ति का काम कहाँ? सेल के अंदर। प्रोटीन का निर्माण कहाँ? सेल। अच्छा ये सोचो ना, ये बाल कटिंग करते हो, नेल्स कट करते हो और फिर ये वापस आ जाते हैं, तो इस और आप जान लो, चाहे बाल हो चाहे नेल्स हो, ये भी किसके बने हैं? प्रोटीन के। अभी लिखवाऊंगा मैं, इसी में आएगा आगे प्रोटीन का पार्ट। तो कौन कौन से चीजें किस प्रोटीन के बने होते? क्वेश्चन आपका ये आता है। हाँ, किसे? बाल B12 की कमी से झड़ते हैं। अच्छा, और विटामिन डी से क्या होता है? उससे बाल झड़ते हैं। और किसी से बड़े बाल झड़ते हैं? कैरेटीन प्रोटीन, मेनली जो नेल्स हैं और बाल हैं। खुर सुना शब्द? खुर जानवरों के होते हैं, हूप्स। खुर जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, चौपाई जानवर होते हैं, चौपाई जानवर जैसे भैंस है, उसके पैर में यहाँ पर बाइफरकेट जो पार्ट होता है, ये वाला, हाँ, काला काला सा नाखून, मोटा नाखून। घोड़े को देखो कितना मोटा टॉप पर होता है, ये इतना मोटा सा। इज इट? हूप्स, हॉर्न्स, सींग। भेड़ की जो खाल से, या जिसको बोलते हो आप ऊन बोलते हो, ऊन, वो भी क्या बाल है उसके। तो मैंने वर्ड शब्द क्या बोले, ध्यान से देखो। एक शब्द मैंने बोला ऊन, नाखून, बाल, खुर, पसीन, वूल, नेल्स, हेयर, हूप्स, हॉर्न्स। सब के सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? कैरेटीन। कैरेटीन प्रोटीन, ठीक है। और विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है आपकी आरबीसीज के लिए, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है B12, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। और विटामिन डी, याद रखिए, डी हड्डी, ऐसे मन में याद रखो, डी हड्डी, बस इतना याद रखना है। विटामिन डी मिलता है आपको किससे? अगर वसा युक्त भोजन करते हैं जो आप, उससे मिलता है विटामिन डी, यानी फैट वाला विटामिन डी। हड्डियों के बड़ा, छोटे बच्चों की तेल मालिश चलती है उनकी, तो भाई छोटा बच्चा खा तो पाता नहीं है, कुछ महीने तो वो ऐसे ही नहीं खाता है, मदर के मिल्क पे रहता है, तो ऑयल दे करके उसके शरीर में वो एब्जॉर्ब होता है ऑयल। विटामिन डी इंपॉर्टेंट। और वैसे विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता भी है। कब बनेगा? अगर आप थोड़ा बहुत धूप में रहेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल जो मेन बात मैं कर रहा हूं उसको समझना आप। एक सेल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो ईंट की जैसी है शरीर के अंदर, ईंटे जैसे मिलकर के मकान बनाती है, वैसे सेल मिलकर के शरीर को बनाती है। आप समझ रहे हैं? अब आप समझिएगा। तो मैंने कहा जीवन की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं कहाँ हो रही है? सेल के अंदर। और शरीर भी किससे मिलकर बना है? सेल से। इसलिए जानते हो परिभाषा क्या लिखी गई इसकी? सेल की परिभाषा मैं लिख रहा हूं। अगर कोई बोले कोशिका क्या है, व्हाट इज अ सेल, फिर हम वापस आएंगे अपने टर्म पे, तो बोलते हैं सेल इज द and functional unit of
लाइफ। ये रॉबर्ट हुक साहब ने अपनी भाषा में बताया कि सेल क्या है, कोशिका क्या है, शरीर की। लाइफ का मतलब है यहाँ पर जीवन से। जीवन किसमें होगा? जीव में होगा। भाई जीवन तो जीव में ही होगा। स्ट्रक्चर मतलब रचनात्मक, और फंक्शनल मतलब कार्यात्मक। यूनिट का मतलब इकाई। तो आप चाहे जिस इंपॉर्टेंट इवेंट की बात कर लें, शरीर के अंदर वो घटना दरअसल करते तो अंग हैं, लेकिन अंग बने किसके हैं? सेल के। आपको तो दिखता है कि सर पेट इतना मोटा होता है, ये पेट काम करता है। अरे पेट बना किसका है? सेल से ही तो है। पेट के अंदर क्या मिलता है आपको? आप बोलते ना एसिडिटी, यही तो एसिड पाया जाता है इसके अंदर। प्रोटीन का पाचन यहीं पर तो होता है। ठीक है। तो पेप्सिन नामक चाहे एंजाइम हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे यहीं पर इसमें एक चिकना पदार्थ स्रावित होता है जो इस HCl से बचाता है पेट को। एसिड जानते हो कितना खतरनाक होता है वैसे ही, लेकिन पेट को नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि म्यूकस जो है बचाव करता है। श्लेष्म बोलते हैं इसको। ये बचाव करता है किससे? इस एसिड से। आपका पेट सुरक्षित रहता है। तो इनको प्रोड्यूस किसने किया? पेट ने। लेकिन एक्चुअल में पेट में क्या है? छोटी छोटी सेल्स हैं। उन सेल्स के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उन्हीं सेल्स के द्वारा म्यूकस, उन्हीं सेल्स के द्वारा इसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है वो भी सीक्रेट होता है। तो एक्चुअल में दिखता क्या है? अंग काम कर रहे हैं, लेकिन अंग बने किसके हैं? सेल के। तो बेटा इंडीड काम कौन कर रही है? सेल। इसीलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि सारे जीवों में नहीं होता ऐसे। हम लोग भोजन ऐसे रखा, सब जीव नहीं करते। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, आपने लिखा दीज आर दी फॉलोइंग टाइप्स, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो लिखिएगा दीज आर दी फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 इसमें लिखिएगा जल्दी से। पहला था हमारा हर्बीवोर्स। होलोजोइक लिखा आपने, उसके लिए फिर लिखिए एक पॉइंट, दीज आर दी फॉलोइंग टाइप्स, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, हारी। फिर इंग्लिश में लिखना इसका क्या? दोज हु ईट्स फ्लैश, यानी कि जो मांस खाते हैं। वेजीव जो सॉरी हर्बीवोर से ना। हाँ, दोज हु ईट्स प्लांट्स। पूरी परिभाषा बदल जाती है भी। जो जीव शाक से शब्द आया, ये शाक शब्द आया। शाक यानी कि पौधे खाते हैं। आप सब जानते हो बहुत से शाकाहारी जीव, जैसे बकरी है या गाय है ना, ये सिर्फ शाक पौधे यानी कि दोज हु ईट प्लांट। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, बॉटेनिकली जो है हम वनस्पति विज्ञान की दृष्टि में प्लांट्स को तो अलग अलग तरीकों में उनको भागों में बांटते हैं। ये जो शब्द आया है यहाँ पे शाक, ठीक है ना, तो शाक, झाड़ी और वृक्ष, 3 शब्द बने हैं ये पौधे की फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर। अगर कोई पौधा जहां से उगता है वहीं से उसकी तने डिवाइड हो जाते हैं और बहुत छोटी जड़ें रहती हैं, तो ऐसा आता है। साग बोलते हैं ना, साग शब्द, साग बोलो, या असल में मूल शब्द है शाक। अपभ्रंश हो गया, हिंदी में अपभ्रंश समझते हो ना, बार बार बोलते बोलते कोई चीज का। खेत था, क्षेत्र शब्द था, खेत बोलने लगे, तत्सम तद्भव। हाँ बिल्कुल भाई,
तो जो शुद्ध शब्द था उसको फिर बोलने में आप जानते हो परिवर्तन कर देते हैं। हाँ, गरम गरम नाम दो किसी का हो, बालक राम नाम है, बल्कू बल्कू बोलने लगते हैं उनको। अब बालक से वो बल्कू कब हो गए, वो क्यों घर में लाड़ प्यार में बदल दिया उसका। बिल्कुल शब्द था शाक, बोलने लगे साग, इसीलिए साग भाजी शब्द आता है, साग भाजी। लेकिन कुछ पौधे आप देखोगे जिनको हम झाड़ी पे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या होगा, हाँ ये हब्स, ये शब्स। शब्स में क्या होगा कि इनका एक मेन स्टेम तो जाएगा ऊपर, थोड़ा ऊपर से इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, यहां से इनमें सब ब्रांच निकलती हैं। जैसे तुलसी का पौधा ले लीजिए आप, ठीक है ना। जो बेर का पेड़ होता है उसमें भी एक बेर का पेड़ होता है, छोटा जो बेर का पेड़ होता है उसमें भी, तो मूल बहुत ऊपर नहीं जाएगा, मतलब एक मेन स्टेम, और उसमें से बस नीचे से थोड़ी ऊपर जमीन के निकल करके जाने लगेंगे। तो इनकी गुलाब को ले लीजिए, गुलाब का पौधा, ये हाँ गुलाब का पौधा ये आपकी साइड तक रहेगा, बस बहुत बड़ा होगा तो ये साइड तक, ठीक है। ये आ जाएंगे झाड़ी वाले जो पौधे होते हैं। अब दूसरा बोला गया वृक्ष शब्द, वृक्ष, इनमें मेन स्टेम जाएगा, फिर बहुत ऊपर से इनमें ब्रांचेस निकलती है। नीम का पेड़ ले लो, चाहे आप आम का ले लो। तो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री, ये फिजिकल डिवीजन है। ये जाहिर सी बात है इनकी जड़ें गहरी जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, इनकी काफी जड़ें गहरी होंगी इनकी कंपेरिजन में। हाँ, बांस, बांस झाड़ी में आएगा, बल्कि ये आएगा ग्रास में आएगा। ये अगर आप डिवाइड करो तो ये ग्रास में आएगा, ठीक है ना। क्या नहीं, वो एक अलग बात, वो फिर बिल्कुल अलग हो गया मैटर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे हम जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, 3 शब्द, एक वृक्ष इस्तेमाल करते हैं शब्द, एक झाड़ी इस्तेमाल करते हैं, और एक शाक, है ना। तो साग या शाक जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो उन टाइनी प्लांट्स के लिए, जैसे पालक का, है ना, पालक को, सरसों का, ठीक है ना, ये टाइनी उसमें है। सरसों का साग देखा ना, तो जब सरसों का साग आप जिसको लेकर के आते हो वो एक प्रकार से क्या है, साग है, ठीक। सोया साग में आएगा, ठीक है ना। हाँ, जो क्या है, जो यहीं से सब डिवाइडेड हो जाते हैं, मेन स्टेम नहीं जाएगा इनमें ना। लेकिन झाड़ी में क्या होगा, एक मेन स्टेम जाएगा कुछ हाइट तक, फिर थोड़ी छोटी सी हाइट पर फिर ये डिवाइड होंगे, वो झाड़ी में आएगा। क्लियर। वृक्ष विशाल जाएगा, ऊपर से ब्रांचिंग हो जाएगी, और बाकी उनके अलग फीचर्स हैं। लेकिन जब आप आती बोटेनिकली इनको डिवाइड करने की, बोटेनिकली, तो पौधों को या जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम पहले तो 5 परिवारों में डिवाइड करते हैं। 5 परिवार जो मेन है, मतलब दुनिया का कोई पौधा होगा, दुनिया का कोई पौधा होगा, उसका परिवार होगा एक, उसका परिवार क्या होगा, एल्गी होगी, एल्गी, एल्गी। दूसरा उसका ब्रायोफाइट होंगे, ब्रायोफाइट्स होंगे वो। तीसरा टेरिडोफाइट्स होंगे, टेरिडोफाइट्स। चौथा जिम्नोस्पर्म होगा प्लांट, और 5वां एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, जैसे क्या है, दुनिया का कोई जीव, आप मेरे पूछो सर, वो वहां पर हमने जू में एक ये एनिमल देखा था, तो वो एनिमल जो है शरीर की बनावट के आधार पे जो कुछ भी आपको जैसा भी लगता हो, लेकिन वो जीव जो एनिमल क्लासिफिकेशन किया गया, यानी जंतु वर्गीकरण जो किया गया है, उसके कुल मिलाकर के 11 से 12 जो कुल बनाए गए, परिवार बनाए गए, वो उन्हीं में से कोई होगा। उससे पहले मोटा मोटा किस में डिवाइड किया गया, आप दुनिया का कोई जीव बोलोगे, दुनिया का कोई भी जीव बोलोगे, जीव में याद रखिए जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक, एनिमल्स की, उनको हम जब डिवाइड करेंगे, जिसको आपने एनिमल बोल दिया, एनिमल बोला अगर, तो मोटा मोटा तो सबसे पहले 2 डिवीजन है, और एक वो है जिसको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, या हिंदी में बोलते अकशेरुक, कशेरुक, कशेरुक शब्द आता है, कशेरुक, दरअसल पूरा शब्द है कशेरुक दंड, दिस वन वर्टिब्रल कॉलम, है ना, इसके लिए है शब्द। आइए
ये उपसर्ग लगा हुआ तुम्हारा नहीं, नहीं है जिसमें कशेरुक दंड। अच्छा दूसरे वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स ये है कशेरुक दंड वाले। तो मोटा मोटा जो क्लासिफिकेशन किया गया, कोई जीव होगा वो या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा। अब अगर इसमें है तो इनको 9 फर्दर क्लासिफाई, इनके परिवार हैं, 9 परिवार इसमें है। अब इसमें आपको बेसिकली मोटे मोटे 5 मिलेंगे। तो हमने जंतुओं को डिवाइड किया है परिवारों में जब, तो बेटा या तो उनमें रीढ़ की हड्डी होती है और या नहीं। जिनमें होती है दे आर कॉल्ड कशेरुक वर्टिब्रेट्स, और जिनमें नहीं होती है दे आर कॉल्ड अकशेरुक यानी इनवर्टिब्रेट्स। ऐसे ही मैंने भी आपको प्लांट्स का बोला, वो आप अपने लोकल लैंग्वेज में उनको चाहे जो भी बोलते हो, शाक भाजी झाड़ी सब्जी फल, ये जो कोई बोले, नहीं परिवार की बात जब आएगी बेसिकली कि कोई भी पौधा किस परिवार का है, तो बोटेनिकली हमने उनको सिर्फ 5 भागों में बांटा है मेन, वो उन्हीं में से किसी में होंगे। एक मैंने बोला आपको एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा परिवार है। सामान्यतः हमारा आपका जो सामना होता है प्रतिदिन सब्जियों से होता है, सबसे ज्यादा तो सब्जियों से होता है। बाकी आप बाहर निकलते हो तो फिर आपको कनेर का पौधा मिलता है, यूकेलिप्टस का मिलता है, आम का मिलता है, नीम, वो अलग बात। घर में अगर आप बैठे हो सोचो, लहसुन है, प्याज है, आलू है, धनिया है ना, गोभी है, बंद गोभी है, कोई भी, ये सारे हैं तो पौधे ही। तो ये जो मोस्टली आपको मिलते हैं ये मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियो जिनको बोलते हैं आवर्त बीजी, आवर्त बीजी शब्द देखिए कितना बढ़िया, आवर्त बीजी। बीज के ऊपर आवरण, बीज के ऊपर आवरण, जिस पौधे के बीज के ऊपर आवरण है, खोल चढ़ा हुआ है। जैसे मटर का दाना, आपने सब लोगों ने देखे होंगे, मटर यहाँ इधर तो मटर ही बना करती है घर में, हर दूसरे क्या मटर, क्या मटर खाओ भाई, मटर, ये मटर का दाना, जिसको आप देखते हो पहले ये पूरा राउंड शेप मिलता है सामान्यतः, लेकिन इसके ऊपर एक कवरिंग है। उस कवरिंग को आप हटाओगे तो 2 ढक्कन जैसे गिरेंगे पट से, ये 2 ढक्कन जैसा, ये दो दल, इन्हीं को बोलते बीज पत्र, कॉटिलीडन्स। समझ में मेरी बात को, फिर सुनना, जब तक इसके ऊपर बेटा वो आवरण चढ़ा हुआ है, कवरिंग, तब तो पूरा राउंड शेप दिख रहा था। और ये तो और बढ़िया दिखता चने का पूरा दाना हो, अगर आप देखें चने को बढ़िया हटाइए ऊपर से खोल उसका काला काला, और फिर दो बीज पत्र, 2 बीज पत्र, शब्द भी कितना बढ़िया आ रहा है शब्द यहाँ पे, 2 बीज पत्र, 2 कॉटिलीडन्स, है ना, या डाई कॉटिलीडनस, डाइवर्ट भी आता है, आप समझना। और आप एक तरफ देखते हो गेहूं के दाने को, आपको बीच में पेट चिरा हुआ दिखता है उसका, कोई नहीं। एक अगर चावल का दाना आप ले लीजिए, सिंपल चावल का दाना, उसमें तो वो भी डिवीजन नहीं दिखता, लेकिन वो सिर्फ मार्क है गेहूं के दाने के ऊपर, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता। जिनमें सिंगल बीज वे सब एक बीज पत्री, मोनोकॉटिलीडनस, सब क्या मोनोकॉटिलीडनस, और ये सब क्या है डाइकॉटिलीडनस। ये सब के सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, सबसे बड़ा परिवार। बाकी जो मैंने बोले इस एल्गी में बोलता हूं शैवाल, आपको कभी कभी नल वगैरह घरों में रह ही नहीं है, नहीं तो काई जमा होती है, काई, या तालाब में जलकुंभी बड़ी बड़ी दिखे, वो है एल्गी, वो है शैवाल, ठीक, वो वहीं पर दिखेंगे आपको। लेकिन ये जिस परिवार की बात कर रहा हूं वो है आवर्त बीजी, है ना, एंजियोस्पर्मिक, एंजियोस्पर्म, ये सबसे बड़ा परिवार।
बंद कर दे, तुम्हें लगी ठंडक लगने लगी, हाँ हम तो इतनी वैसे ही दूर खड़े हैं, लगे तो चालू करवा लेना, ठीक है। क्या ये फर्क समझ में आया जो मैंने अभी तक बोला आपको? बहुत मैंने बेसिक आपको बात बताई है, और ये कहीं पर से इसमें कोई अपवाद नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, सो सिंपल। और आपसे क्वेश्चन कई बार ये आया, दरअसल मैंने ये बोला क्यों, निम्न में से विच वन इज द एक बीजपत्री, ऐसे बोल देते हैं। लहसुन और प्याज एक बीजपत्री, लहसुन और प्याज एक बीजपत्री, एक बीजपत्री। मैं पूरी लिस्ट लिखा दूंगा आपको, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। एक बीजपत्री जिसमें सिंगल सीड, आप उसको तोड़ने बैठोगे तो ये बढ़िया प्यार से दो पार्ट नहीं होंगे उनके, और इनमें कुछ नहीं करना पड़ता, जिनके ढक्कन दो गिर जाए, जहां आवरण हटाया उनका दो गिर जाए, बस वो दो बीजपत्री, वरना एक बीजपत्री। ये सबसे बड़ा परिवार। ऐसे मेरे बच्चे देखो, मैं परिवार मोटी मोटी आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, जिनके शरीर में किसी न किसी टाइम पीरियड में रीढ़ की हड्डी रहेगी, वे सब कशेरुक। और जिनके शरीर में किसी भी टाइम, मतलब शिशु अवस्था, भ्रूणावस्था से लेकर के वयस्क हो गए, लेकिन कभी भी उनके शरीर में वर्टिब्रल कॉलम, या इसको एक टर्म नोटोकार्ड भी देते हैं, स्टार्टिंग होती है, वो नहीं पाई जाती है, तो वे सब अकशेर। ये हालांकि इनके 9 परिवार हैं। भले तुमको बहुत बड़ा जीव दिखाई दे इसका, तुमको लगेगा अरे इसमें तो पक्का होगी, नहीं। कशेरुक में टोटल 5 बड़े परिवार मिलते हैं, और यहां पर कई ऐसे जीव आते हैं जिनमें शब्द इस्तेमाल हो जाता है, कभी उनमें मछली शब्द इस्तेमाल होता है। मैं एक अंतर बता रहा हूं आपको, समझना। स्टार फिश ही ले लो, ठीक। अब समझना, यहां पर जो हम 5 बात करते, 5 5 इस 5 परिवार में सुनना बहुत मोटा मोटा, एक शब्द आएगा मत्स्य। मत्स्य शब्द से हिंदी में आप जानते हो मत्स्य का मतलब मछली, इंग्लिश वर्ड है पीसीज, पीसीज ग्रुप है। एक शब्द इसमें आएगा मेरे बच्चे, उभयचर, उभयचर, एम्फीबिया, एम्फीबिया। एक शब्द आएगा सरीसर, सरीसर, रेप्टाइल्स या रेप्टीलिया वर्ड आता है। एक शब्द आएगा इसमें पक्षी वर्ग, पक्षी, एवीज, और एक आएगा स्तनपाई, स्तनपाई यानी मैमेलिया। एक एक एग्जांपल देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं कभी। तो मैंने इनको बताया क्यों, आप समझ जाओगे भी मैंने इनको बोला क्यों। यहाँ पे मछली, आप जानते हैं इसमें जो भी आएगी वो मछली आएगी। इसका बढ़िया है मेंढक, हाँ, जो पानी और दोनों में रहता है उसमें भेज सकते हैं। तो उभयचर, सारा सत्यानाश हो जाएगा ऐसे तो। देखिए असल में क्या है ना, रहने से नहीं है, कोई कहाँ रहता है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल देखी जाती है असल में। मतलब कोई जीव का जीवन चक्र जो पूरा है, वो यदि जल और थल दोनों में रहता है तो ऐसा जीव कहलाएगा उभयचर। ऐसा तो हम भी स्विमिंग पूल जाते हैं कभी कभी, कोई हमको ही कह दे तो मछली, अरे भाई तैर भी लेते, उसी में तो कंफ्यूजन हुआ है। मगरमच्छ, अभी समझ लो मैं लिखने जा रहा हूँ ध्यान से, आज के बाद ये गलती कभी नहीं करना। पहला तो बेटा सांप, ठीक है ना, दूसरा मगरमच्छ, अब तीसरा आपने कच्छप, कछुआ, कछुआ, छिपकली, और डायनासोर है ना, छिपकली के नाना, है ना। मेरे टाइम में आता था एक सीरियल, मुझे याद आता है मुझे। हाँ, मीसोजोइक एरा जब आपका था, मतलब पृथ्वी जब बनी,
उसको अलग अलग एरा में डिवाइड किया गया, उसमें एक मेसोजोइक एरा चला, वो कालखंड माना गया जिसमें ये बहुत ही विशालकाय जीव थे और इनके सारे फीचर्स यानी इनकी जितने लक्षण थे वो सब बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आज के सांप के हैं। डायनासोर भी इसी में है। ठीक, तो याद रखना सांप, मगरमच्छ, कछुआ सब किस में आएंगे? सरीसृप। नहीं और भी है। सैलामेंडर है, सैलामेंडर आपने नहीं देखा होगा। मैं बताऊं ये कि इनकी लाइफ साइकिल जब स्टार्ट होती है असल में तो इनकी क्या होती है, मेढक है जैसे मेढक जो अपने अंडे ले करता है वो वाटर में करेगा, पहली बात। फिर क्या होता है, फिर इनसे जो सबसे पहले जो भेक शिशु आते हैं टेडपोल्स, तो अब आप देखना जो यहां से कहानी स्टार्ट होती है, टेडपोल्स में वो पानी में ही रहते हैं, पानी में विकास, और पानी में रहने के लिए आपको कुछ खास फीचर चाहिए अपने शरीर में, पानी में सब नहीं रह सकते। जैसे मछलियां पानी में बहुत बढ़िया क्यों रह लेती हैं, क्योंकि इनके गिल्स पाए जाते हैं। ठीक, और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ टाइम्स आया है, अभी रिपीट करके देखना, एक क्वेश्चन ही आया कि जो मैं बोलूंगा अभी आगे जाकर के इसके रिगार्डिंग, इसकी जो सबसे प्रारंभिक जो शिशु था जिसको हम लोग टेडपोल बोलते हैं उसमें गिल्स प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि वो कहाँ है? पानी में। फिर इसमें होते कुछ परिवर्तन, इसकी टेल चली जाती है, ठीक है, गिल्स चले जाते हैं और ये परिपक्व होने लगता है। तो जब वयस्क होता है तो गिल्स इसके चले जाते हैं और इसके अंदर विकास होता है फेफड़ों का, ठीक? तब ये लैंड पर आ जाता है। अब इसके अंदर पहले गिल्स रहे, फिर इसके अंदर क्या हुआ, फेफड़ों का विकास हुआ, ठीक। लेकिन इसी में एक आप लोग पढ़ते हो शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, सुनी है? अच्छा नहीं, अच्छा ये सुना, हाइबरनेशन कंडीशन सुना है? नहीं सुना। कभी आपने ये सुना है कि कई शीत निष्क्रियता में चले गए, निष्क्रियता में चले गए, मतलब समझना, क्या आपको जाड़ों में और गर्मियों में मेढक दिखाई देते हैं? नहीं, ये बरसात के सीजन में देखेंगे, जब ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडक है, इस परिवार के जितने लोग हैं ये सब छुप जाते हैं जब हाई गर्मी होगी या बहुत कम तापमान होता है। इस छुपने को ही बोला जाता है निष्क्रियता। अब ये दो टाइम छुपते हैं, चूंकि एक शीत में, ठंडक में तो शीत निष्क्रियता, गर्मी में तो ग्रीष्म निष्क्रियता। अब करते क्या है, ये बड़ा समझदार प्राणी है मेढक, दिखने में लगता है ये छोटा टेढ़ा मेढ़ा, ये जमीन के नीचे चला जाता है, नीचे बैठता है जाकर के, समझ रहे आप, नीचे। अब आप समझिए, जब ये नीचे बैठा, चूहा नहीं समझो भाई, हमने मेढक बनाया है, पूरा नहीं बना, चारों पैर बना देते हैं, ठीक है। अब आप समझना, अब आप देखिए कितना अपने आप को ये अडॉप्ट करता है। जो तीसरी इसकी प्रॉपर्टी आने वाली है, पानी में था तो इसके बच्चों ने डेवलप किए अपने अंदर गिल्स, वयस्क हुआ इसने अपने अंदर, लैंड पे चलना था जमीन पे तो डेवलप कर लिया लंग्स, अब गिल्स नहीं रह गए इसके अंदर। इसीलिए आप जब पानी में, तालाब में, बरसात में देखते हो तो मेढक इतना सर बाहर निकाले रहते हैं और मारोगे अंदर छुप जाएगा, उधर से निकलेगा, इधर छुपा उधर निकलेगा, क्यों? ज्यादा देर नहीं रह सकता, अब इसके पास में गिल्स नहीं है, लंग्स है, मजबूरी इसके ऊपर आना है। ये चला गया नीचे, नीचे चला जाता है, मिट्टी ऊपर होती है मिट्टी, लेकिन फिर भी मिट्टियों में असल में क्या होता है, पोर्स होते हैं मिट्टियों में, उनसे बहुत छन छन के एयर आती रहती है और ये ऐसे में क्या करता है, चूंकि इसको कई महीने रुकना है यहाँ पे, यहीं पे रहेगा, ऐसे बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपना ब्रीदिंग रेट यानी ये सांस लेने का काम धीमे करना है। ये धीमे क्यों करना है, अभी मैंने आपको समझाया। अगर आप ज्यादा तेज सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन क्या करती है, मेन क्या करती है, क्या तोड़ती है? ऑक्सीजन मेन किसको तोड़ रही थी? ग्लूकोज को। और क्यों तोड़ रही थी? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। आप जब कभी भी एक्सरसाइज करते हो, याद करिए, आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यू नीड एनर्जी। आप जब खूब काम करते हो, तेजी से भागते हो, तो आपको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहां से मिलेगी? जब ग्लूकोज टूटेगा। और तोड़ेगा कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो आप वायु से ही तो लोगे,
इसीलिए रनिंग करते समय आपकी ब्रीदिंग रेट, अभी बैठे हो कोई देखो, आप में से कोई कर रहा हो, अभी 4 जीने चलवाए हम आपको, देखो फिर देखो यहाँ पर आओ, आई बात समझ में? तो यू वेन एवर यू नीड एनर्जी, रेट ऑफ जो ब्रीदिंग है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि यू डिमांड ऑक्सीजन। अब समझना, ये जल्दी जल्दी सांस लेगा अगर, तो ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर का ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज क्या है, ईंधन। ईंधन खर्च हो गया, फिर जिंदा कैसे रहे? मान लो जल्दी सांस ले ली, तो बैठे घंटे नीचे, फिर तो इनको निकलना पड़ेगा, निकल ही सकता नहीं, क्योंकि इसके लिए बाहर माहौल अनुकूल नहीं है इसके लिए। तो ये तीसरी अपने अंदर कैपेबिलिटी जनरेट करता है, और ये ब्रीथ करता है थ्रू स्किन, त्वचा के थ्रू, और ये सिर्फ इसी प्रजाति में पाया जाता है। इसमें क्वेश्चन आया है, निम्न में से किस परिवार के सदस्य 3 प्रकार से, त्वचा, लंग्स और गिल्स, ठीक है ना, से श्वसन की प्रक्रिया करते हैं? उसमें उभयचर शब्द आएगा या मेढक आएगा? अब समझ में मेरी बात को? अच्छा, जब स्किन के थ्रू ये करता है तो ये ब्रीदिंग रेट बहुत स्लो होता है, बहुत फिल्टर। अच्छा, अब चूंकि ब्रीदिंग रेट स्लो कर रखा है, चूंकि ये काम कर ही नहीं रहा, कुछ भी पड़ा हुआ चुपचाप, तो इसको एनर्जी भी बहुत कम चाहिए, तो बहुत कम ऑक्सीजन से जीवित रहता है। फिर जब समय बीतता है 3-4 महीने बाद, जब ऐसा ऑप्टिमम टाइम आता है, तभी बाहर निकलते हैं, अपने आप को प्रजनन की प्रक्रिया भी करते हैं, अपना भोजन भी करते हैं, और फिर बाद में चले जाते हैं। तो ये सब एडॉप्टेशन इनमें है। पक्षी में आप जाने, नाम ही लिखा पक्षी वर्ग, पक्षी, ठीक। स्तनपायी में, स्तनपायी शब्द स्तन लिखा है, जिनमें दुग्ध को प्रोड्यूस करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, और वो आप जानते हो मैमेलियन, इसीलिए वर्ड लिखा मैमेलिया। इंग्लिश में दरअसल है दुग्ध प्रोड्यूस करने वाली जो ग्लैंड्स होती है, उनको बोलते हैं मैमरी ग्लैंड्स, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें है स्तनपाइयों में। जितने चौपाए जानवर आपके आसपास हैं, 4 पैर वाले, त्वचा पर बाल, स्किन पर आपको हेयर मिलते हैं, इनके जो लंग्स होंगे उनके थ्रू ये ब्रीदिंग करेंगे। देखिए, ब्रीदिंग ये भी लंग्स के थ्रू करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन ये गिल्स के थ्रू करते हैं, सब नहीं करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि मिल्क को प्रोड्यूस, इनके बच्चे मिल्क पीते हैं, इन्हीं का, अपनी माताओं का, इनमें ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ठीक। इसी के बेस पे कैटेगराइज किया गया। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, इस पाइयों का जो हार्ट है यानी हृदय, ये सबसे यूनिक है, वो बेटा 4 चैम्बर्ड। ये 4 चैम्बर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे शायद, मतलब अगर हार्ट देखा जाता है, उसमें मेन ये 4 जो कोश है बेटा, इस यस ये 4, 1 2 3 4, 4 चैम्बर्ड, ये इन सब में नहीं है। एक्सेप्शन है खाली इसमें एक, वो मगरमच्छ, वो 4 चैम्बर्ड होता है, वो अपवाद है, बाकी किसी में भी नहीं। बाकी वह सबके सब ये सब क्वेश्चन आते हैं 2 2.5 3 3 and 4, ठीक, ये आपका आएगा। ये एक्सेप्शनल केस है। और सबसे बड़ी बात, एक दो टर्म और आप सुनते हो, अंडज, एक शब्द सुनोगे आप, अंडज और जरायुज, जरायुज यानी ओविपेरस, ओविपोरस, और एक आप विविपोरस सुनते हो, विविपोरस। अंडज का मतलब जो अंडे देते, जरायुज का मतलब दोज हु बॉर्न्स यंग वंस, अपने जैसे बच्चों को जन्म देना। भाई हम मानव में क्या होता है, माता जो है वो अपने ही जैसे एक संतान को जन्म देती है, छोटी है लेकिन अपने ही जैसे तो होती है, बिल्कुल कंप्लीट बॉडी। इन सब में ऐसा नहीं है, इन सब में ऐसा, सब क्या करते हैं, पहले अंडे देते हैं, अंडे से बाहर आता है जीव, ठीक। और सुन लो, इन सब में तो जैसे इसी में देख लो, इसमें तो अंडे से ही आता है जीव, लेकिन पूरा मेढक नहीं होता, पहले टैडपोल होता है, बाद में उसमें
चेंजेस आते, फिर वो मेढक बनता। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इनमें छोटा सा हुआ करके आता है, वही बिल्कुल बाद में बनता है। बिल्कुल मतलब नया डेवलपमेंट नहीं होता कि पता चला एक आंख थी बाद में दूसरी आंख आ गई, ऐसे कुछ नहीं है। यंग वंस ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि जरायुज और अंडज। मेरे बात समझना ध्यान से, एक ये फीचर इनमें मिलेगा। ये 4 5 जो 5 लिखे, इनके अलावा कोई नहीं इसमें। अब सबसे बड़ी बात, जैसे मत्स्य में मछलियां आती हैं, तुम नाम सुनते हैं, अक्सर मछली शब्द का इस्तेमाल किया गया तो मछली। हाँ, अब शब्द आया बेटा क्या, वेल। क्वेश्चन आपका है, वेल किस परिवार का सदस्य है? वो किसका है? मैमल्स का। क्यों है मैमल्स का? क्योंकि वो जन्म देती है अपने ही जैसों को, पहली चीज। तो उसका रीजन है, वो हमारे ही परिवार का सदस्य है। वो इसीलिए नहीं क्योंकि वो मैमेलिया है, लेकिन वो है कहां पर? पानी में। अब पानी में कोई हो, कोई को कहते मछली है नहीं, वो वास स्थान है उसका। हमारे परिवार का एक ऐसा सदस्य है जो टोटली क्या है, वो एक्वाटिक एनिमल है। यानी कि जब कोई जीव सिर्फ पानी में रहे तो वो एक्वाटिक एनिमल। जो जीव सिर्फ पानी में रहते हैं दे आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल। जो जीव सिर्फ और सिर्फ रहते हैं किस पे? जमीन पर, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल, स्थलवासी, जलवासी। ठीक, अब समझना। हाँ, डॉल्फिन, डॉल्फिन भी एक, डॉल्फिन भी क्या है? इसीलिए तो देखा ना, वो करतब करते करते फुटबॉल खेलते खेलते बाहर रहती है, बैठी रहती है काफी देर। क्यों? उसमें फेफड़े हैं। अगर गिल्स होते तो भाग के जाना पड़ता, पहले पानी में ऑक्सीजन लो फिर बाहर आओ। इसीलिए बार बार उसको सर्विस पे आना पड़ता है। यही खेल वेल में भी होता है, इसीलिए सरफेस पे उसको बाहर आना पड़ता है, क्योंकि लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करनी है उसको। क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा है, टाइडल वॉल्यूम इतना ज्यादा है, उसके लंग्स इतने ज्यादा हैं कि वो एक बार में 15 से 20 मिनट की ऑक्सीजन ले लेती है, मतलब हवा भर लेती है। हाँ, ऐसे ही। लेकिन देखना, अभी वेल बोलते मछली, डॉल्फिन मछली, हम लोग बोलते मछली है, ये अपभ्रंश है, बोलने लगे। तारा मछली, एक और नाम से बोलते हैं जेली फिश। एक और सुनो इसको, एक शब्द बोलते हैं हम लोग समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, स्टारफिश, जेलीफिश। समझिएगा, ये फिश नहीं है, ये फिश नहीं है, ये फिश है, ये मछली है। ये क्या है? तो इनको नाम लिखने से नहीं है, अगर किसी के अंदर इनके कैरेक्टर मौजूद हैं तो वो फिश है। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों ही, ये भी नहीं है। तारा मछली काइनोडर्मेटा, जेलीफिश सीलेंट्रेटा। ठीक है, ये दोनों किसके हैं बेटा? इनवर्टिब्रेट के, अकशेरुक के। हर समझे, कोई दिक्कत को समझने में कोई चीज तुम्हें लगी हो सर ऐसी आपने बोल दिया, हम तो सुन ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। कोई भी जूलॉजिकल टर्म नहीं इस्तेमाल मैंने किया अभी तक। मैंने यहाँ पर अभी भी कोई जूलॉजिकल टर्म नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ ये शब्द बताइए शरीर के अंग होते हैं, इनके आधार पर वर्गीकृत किया गया। मेरे बच्चे, दुनिया का कोई जंतु हो, या तो वो इस वर्ग में आएगा या इस वर्ग में आएगा। ठीक, इस वर्ग में ये 5 शब्द आते हैं, ये परिवार हैं, 5 परिवार। या तो कोई इसमें जो है, या तो वो मत्स्य का होगा परिवार का सदस्य, या उभयचर होगा, या सरीसर्प, सरीसर्प क्रीपिंग, क्रीप करके चलना, रेंगने वाले।
इन्होंने एडॉप्टेशन अपने इनके अंदर थे पैर पहले, लेकिन इन्होंने हैबिटेट अपना ऐसा अपनाया, क्योंकि ये बोरो बना करके बिल बनाकर रहते थे, तो इनके पैर थे वो बाधक बनते थे। जल्दी से घुसना है बिल के अंदर, तो पैर इनके बने बाधक, तो इन्होंने पैर का इस्तेमाल कर दिया बंद, और वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो पैर जो है विस्टिजियल हो गए, अवशेषी हो गए, फिर विलुप्त हो गए। मतलब एक विकास की प्रक्रिया की अवधारणा है कि जिन अंगों का प्रयोग जीव कम कर देगा आने वाली पीढ़ी में, अब ये नहीं अगली पीढ़ी में, लाखों वर्ष की प्रक्रिया होती है इसमें, आने वाली जनरेशन में वे अंग अविकसित हो जाएंगे या अवशेषी हो जाएंगे। एक ये मतलब वो पहले 4 पैरों पे चलते थे, धीरे-धीरे उन्होंने खड़े होना शुरू किया। वो तो एक विकास की प्रक्रिया नहीं, उसका तो उदाहरण कोई अंग था पहले फिर नहीं रहा, ये क्वेश्चन आया है तुम्हारे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कुछ कैसे रुका, पता क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हाँ भी बताएंगे। हाँ एक तो है बढ़िया, बिल्कुल द बेस्ट एग्जांपल। मतलब हम मानवों में जो इन्होंने नाम लिया है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, किसी किसी अभी एक मित्र की अपेंडिसाइटिस हुई है, मालूम है कहां पर पाई जाती है अपेंडिक्स? बड़ी आंत और छोटी आंत के जंक्शन पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है ना। और कोई बोलो, और बोलो। हाँ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, पता ये कोई नेशनल ज्योग्राफी वगैरह का कभी कभी अगर चैनल देखा हो तो आपने क्रोकोडाइल को देखा हो शायद। क्रोकोडाइल अपनी आंख खोलता है, उससे पहले कवरिंग आती है ऐसे ऐसे करके, उसकी फुल्ली डेवलप्ड है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। मतलब वो अपनी पलकें ऐसे खोलता है, पलकों के बाद भी एक पर्दा होता है उसकी आंख पर, वो हटता है। और हम लोगों में ये रेड रेड सा इतना ज्यादा यहाँ पर उभरा हुआ भाग है, दरअसल ये है निक्टेटिंग, लेकिन ये बहुत छोटी रह गई, अब पहले विकसित थी, इसका जो फंक्शन खत्म हो गया, इसकी वजह से बार बार हम आइस ब्लिंक कर लेते हैं, तो प्रोटेक्शन का काम तो यही कर लेती है, इसका रोल खत्म हो गया। हमारे हाथ कैपेबल हैं, कोई चीज आंखों की तरफ आए तो हम ऐसे कर लेंगे, तो जब दो दो प्रोडक्शन मिल गए इनको, तो इसका फंक्शन चला गया। शरीर पर पाए जाने वाले बाल, अब आप भालू के देखो कितना रिच, नाम ही रिच रखा गया उसका। और तो हमारे यहाँ पर तो बाल बड़े बड़े हैं, लेकिन त्वचा पर देखिए ये कितने कम है, क्यों? वस्त्र का इस्तेमाल किया हमने। इनका फंक्शन ये था कि अतिरिक्त तापमान से हमारी रक्षा करना, ठीक है ना, क्योंकि ये एक इंसुलेटर का काम करते हैं, कंबल का काम करते हैं। जब भी भालू को देखिए शरीर पर कितने बढ़िया बाल रहते हैं। इन जानवरों के शरीर पे बाल क्यों हैं? क्योंकि ये कपड़े नहीं पहनते हैं, तो कपड़ों का जो फंक्शन बेसिक कह लो, तापमान, शरीर के तापमान और वायुमंडल के तापमान के बीच में अवरोध उत्पन्न करना, कंबल का काम करना, इसलिए उनमें बड़े बड़े। हमने ये वस्त्र का ज्ञान हो गया, हमने कपड़े पहनना शुरू कर दिए, तो इनका रोल खत्म। तो ये कैसे हो गए? अवशेषी हो गए, अवशेषी अंग, विस्टिजियल ऑर्गन। इन्होंने जिसका नाम लिया वो चीज है ये जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये आई समझना, ये मैंने छोटी आंत बताई, यहां से शुरू होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत 2.5 फीट होती है लगभग, ठीक है, ये 2.5 फीट में, यहीं पर एक उंगली के जैसी रचना है। पूछ रहे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पूछ तो यहां हुई हमारे, अब नहीं है, हाँ अब नहीं है, वो वानरों में है। और वो चूंकि उनका बैलेंस का काम करती है, उनकी टेल समझिएगा, टेल जो है जानवरों में उनके कई फंक्शन करती है, तो उनकी बॉडी को बैलेंस करती है। लेकिन हम चूंकि अब 2 पैरों से चलने में कैपेबल हो गए, और वो कैपेबल के साथ साथ में हमारा जो मस्तिष्क असल में बहुत विकसित मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, उसमें भी एक मध्य मस्तिष्क है जो बॉडी बैलेंस करता है। आप जानते हो कैसे ऐसे एक पैर पे बैलेंस करके बना लेते हो? जानवरों को नहीं करते ऐसे, देखो उनको ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि उनका मस्तिष्क ये कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता है। किसी जानवर को जरा एक पैर पे खड़ा तो गिर जाएगा,
जो ट्रेंड नहीं है। हम आप इस पर भी है, पता चला कुछ लोग तो अंगूठे पे ही खड़े हो लेते हैं थ्रू प्रैक्टिस। तो ये जो बैलेंस का काम याद रखिएगा, ये बैलेंस का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति नशा कर लेता है, इधर गया मैं उधर गया वाली स्थिति क्यों आती है? क्योंकि उसमें जो भी नशा वाला पदार्थ था वो ब्रेन को क्या करता है? इल्यूजन क्रिएट कर देता है, उसका कंट्रोल बॉडी पे खो देता है। इसीलिए आदमी नहीं बैलेंस कर पाता है, और इसीलिए सर पे चोट लगती है तो देखो टन से घूमे गिर गए। क्योंकि अगर आपके मस्तिष्क पे चोट लगेगी तो मस्तिष्क ही पूरी तरीके से क्या है? कंट्रोलिंग पावर सिस्टम है, पूरा कंट्रोल करने वाला पूरी बॉडी पर। इसीलिए जिनको पैरालिसिस होती है, पक्षाघात होता है जिसको, चाहे लेफ्ट साइड का हो या राइट साइड का हो, जो भी हो, वो सिर्फ डिसऑर्डर किसका है? ब्रेन का। ब्रेन का डिसऑर्डर मजबूत हाथ है। आज तक वो पता चला 10 किलो इस हाथ से उठाते थे, लेकिन ब्रेन की वो नर्व, वो वायरिंग जो यहां से मैसेज राइट हैंड में देती है, वो बीच में डिस्टर्ब हो गई, ये हाथ नहीं उठेगा। इस व्यक्ति की अपनी क्षमता चली जाएगी, इवन वो कुछ नहीं कर सकता। और आप देखते एनेस्थीसिया जब दिया जाता है ऑपरेशन से पहले, तो एक केमिकल डाला जाता है जिस पार्ट की जो नर्व्स को हमको कनेक्शन कट करना है ब्रेन से, बस उनके बीच में क्या होता है, हमने ऐसे केमिकल डाल दिया, वो मैसेज नहीं ट्रांसफर होता, कोई नस नहीं काटी जाती है, सिर्फ जो मैसेज भेजा जा रहा है। अब जैसे ऐसे समझो, ये वायरिंग पड़ी हुई है, ये वायरिंग पड़ी हुई है, हमने इस एक के बीच को काट दिया, तो यहां से करंट आ रहा है, यहां तक आगे नहीं पास हो रहा। बस बिल्कुल ठीक वैसा ही काम पैरालिसिस में होता है या एनेस्थीसिया में होता है। तो कोऑर्डिनेशन करना, ये वो टेल है जिसको हम बोलते थे। अभी टेल क्या है? पार्ट ऑफ जो है इंटेस्टाइन है। अब दरअसल ये पहले विकसित था, ये विकसित उनमें था जब हम और सेलुलोज का पाचन कब करता था? जब हम कच्चा भोजन करते थे। और कच्चा भोजन कब करते थे? जब हमें अग्नि का ज्ञान नहीं था। जब हम अग्नि का ज्ञान, आदि मानव थे, आदि, आपने देखा पढ़ा होगा, अग्नि का पहले हुआ, तो उसके बाद पहिए का आविष्कार किया। तो जब तक अग्नि का ज्ञान नहीं था, तब तक जो भी इस रूप में डेवलप थे, वो लोग क्या थे? कच्चा खाते थे। और कच्चा जब भी आप खाओगे, पौधे को ध्यान रखना, कैसे बोले? पौधा। सबसे बड़ी खासियत इसकी है, चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, सबके सब सेल से बने हैं। इनकी सेल की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कि इनकी जो सेल है उसकी सबसे बाहरी कवरिंग वो सेलुलोज की बनी। और सेलुलोज है क्या? ये है दरअसल सेल वॉल, प्लीज समझना, या इसको बोलते कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति लेकिन किसकी है? प्लांट सेल की, एनिमल सेल की नहीं। इनमें सबसे पहले बाहर एक कवरिंग होती है, अब ये इतनी बड़ी बना दी है, बहुत छोटी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से दिखेगी आपको ये सेल। अगर मैं एक जंतु कोशिका बना दूं, ये लो सिंपल, सबसे पहले बाहरी कवरिंग, ये एक और कवरिंग है इसके अंदर, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये एनिमल सेल है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, एनिमल सेल है। इसमें सबसे बाहरी जो परत है वो क्या है? सेल वॉल। प्लांट सेल है ये, और ये एनिमल सेल है। इसमें सबसे बाहरी परत है सेल मेम्ब्रेन। ये पहला अंतर है इसमें, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। कोई आपसे पूछे तो आप ये बिल्कुल बेसिक बात बोल सकते हो, क्या? कि प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। लेकिन कोई भी अगर एनिमल है, उसकी कोई भी सेल ले लेंगे आप, तो सबसे पहली जो कवरिंग होगी, आवरण होगा, वो सेल मेम्ब्रेन होगा। इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली।
अब सुनना, ये सेल मेम्ब्रेन बनी होती है सेलुलोज की। अभी न्यूट्रिशन में यह पढ़ोगे इसको। और ये दरअसल क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बो, जैसे कि ग्लूकोज। दरअसल ये ग्लूकोज के ही अणुओं से मिलकर बनी होती है, और वही ग्लूकोज जो हमको क्या देता है? एनर्जी। अब आप समझिएगा, यहां पर एक मिस्ट्री और मैं ओपन करूंगा। सेलुलोज का एक अणु, बोले तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल समझते हो आप पहले कि नहीं समझते हो? परमाणु समझते हो कि नहीं समझते हो? पदार्थ समझते हो? पदार्थ आपके आसपास जो कुछ ये सब है, ये सब पदार्थ। इट इज कॉल्ड मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। बोले पदार्थ। एक प्रपोज पदार्थ किसको बोलेंगे? कोई सिंपल परिभाषा बोल दे, किसको बोलेंगे पदार्थ? दो या दो से अधिक? ये क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। अगर लोहे की रॉड अगर पड़ी है, लोहे लगा है इसमें, तो बढ़िया मस्त ये लोहा लगा है, तो ये कितने तत्वों से मिलकर बना है? आपने बोला दो या दो से अधिक। मेरे बच्चे, ये पदार्थ, ये क्या है? पदार्थ। पंखा पदार्थ। जो कोई स्थान ग्रहण करे, जो स्थान घेरता हो, जिसमें मास हो, द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, ठीक है ना, वो सब क्या है? पदार्थ। आपके आसपास सब पदार्थ हैं। बहुत से पदार्थ आपको नहीं भी दिखते हैं। जैसे, क्या यहाँ पर हवा है कि नहीं है? है ना? और हवा में बहुत सी गैसेस भी हैं। आप जानते हो नाइट्रोजन तो लगभग 79% है, 23% ऑक्सीजन है ना, 0.03% कुछ कार्बन है, आर्गन भी है। दे आर सो मेनी गैसेस। पोल्यूशन जब होता है, सोचे सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कौन कौन सी गैसेस नहीं है? सब वायुमंडल में ही तो है। ये भी पदार्थ है। तो आपके आसपास जो कुछ है वो सब क्या है? पदार्थ, मैटर। अब सुनना, पदार्थ बने होते हैं तत्वों के। बोले तो एलिमेंट्स। कोई भी आप देख लो आसपास, वो एलिमेंट से ही चीज मिलके बनी होगी। अब तक ज्ञात लगभग वेरीफाइड जो 108 है, बाकी सब कृत्रिम है मानव के द्वारा। आपने कभी कभी सुना होगा पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जिसमें आप क्या पढ़ते हो? जैसे कभी कभी हाइड्रोजन सुनते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब नाम सुनते हो ना? ये जितने नाम सुनते हो, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब हैं तत्वों के नाम। ये सब किसके नाम है? तत्वों के। आपके आसपास कोई चीज देख लो मेरे बच्चे, वो उन्हीं 108 तत्वों से मिलके बनी है। कोई चीज देख लो। जैसे आपको सर जी, ये बोतल में आपको दो चीज ध्यान देखना, दो पदार्थ दिखेंगे आपको, मैं दिखाऊं आपको। आप उसके अलावा दूसरी चीज नहीं है, ध्यान देखना। एक ये प्लास्टिक की पूरी बोतल है, और अंदर है पानी। इसके अलावा इसमें और कुछ हो तो बताना। अगर थोड़ा सा आप कहोगे सर जी कागज भी लगा है, तो तीन चीजें हो गई। इसमें टोटल तीन चीजें कह सकते हो, ठीक है ना? एक आपने क्या बोला, यहाँ पर एक पदार्थ है बोतल। बोतल में आपको क्या क्या मिला है? एक तो मिला प्लास्टिक, दूसरा क्या मिला है? वाटर, और तीसरा क्या है? पेपर। उसके अलावा तो कोई नहीं है मेरे बच्चे। ये तीनों ही क्या है? मैटर। इतनी बात क्लियर? प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक दरअसल जिन चीजों से मिलके बना है उसको बोलते हैं इथाइलिन। सुनना मेरी बात, इथाइलिन।
और इथाइलिन के बहुत से मतलब मिलकर के बनाएंगे तो ये कहलाएगा पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन इसीलिए सामान लेने कहते भैया पॉलीथीन देना, पॉलीथीन देना। कितनी बढ़िया केमिस्ट्री आप वहां पर बोलते हैं, पता नहीं होती है। और हम सब बोलते हैं भैया पॉलीथीन है कि नहीं है, तो वो पॉलीइथाइलिन का अपभ्रंश कर दिया हमने। अब बोलते कैसे हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन ये शब्द नहीं है, असल में शब्द क्या है, पॉलीइथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन C2H4 इथाइलिन। इथाइलिन। अगर मीथेन सुना कि नहीं, मीथेन गैस, मीथेन गैस सुनी, ये है, बस खत्म। अब ध्यान से देखना, मीथेन जो कि एक गैस है, गैस है यानी पदार्थ है, वो बनी किससे है, दो तत्वों से मिलकर बनी है बेटा, एक उसमें कार्बन है और एक हाइड्रोजन। अब यहां पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, वाटर में आ जाओ, किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन। और पेपर में आ जाओ, पेपर बना है प्योरली सेलुलोज का। अभी नाम लिया था सेलुलोज का, और सेलुलोज बना हुआ है ग्लूकोज से। बस क्या चक्कर है, एन का मतलब मालूम क्या है, इसी के बहुत सारे, सिंगल ये है तो ग्लूकोज, और बहुत सारे ग्लूकोज मिलके इकट्ठा हो गए सेलुलोज। तो आप मेरे बच्चे देखो, तीन पदार्थ हैं, लेकिन उन तीनों पदार्थों में ध्यान से आप देखो, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर आप मोटा मोटा ध्यान दो तो मुझे लगता है तीन प्रकार के तत्वों से ये तीन पदार्थ बने हैं। तीन प्रकार के तत्वों से, एलिमेंट से तीन पदार्थ बने हैं। दुनिया का तुम कुछ भी बोलो, वो घूम फिर के बना ही नहीं से, टोटल वो कहानी इन्हीं के बीच में होगी। बड़ी तुम्हें पटरी, एक रेल पटरी इतनी लंबी जाती हुई दिखती है, सिर्फ एक ही तत्व से मिलकर बनी है, आयरन। आयरन क्या है, तत्व है, इससे बनी है पूरी लोहे की रॉड, एक सिंगल एलिमेंट। तो आपके आसपास जो कुछ है वो सब क्या है, पदार्थ। और पदार्थ जो है वो मिलके बने होते हैं किसके, तत्वों से। अब किसी भी पदार्थ का ऐसा टुकड़ा, इतना छोटा टुकड़ा जिसको आप और तोड़ नहीं सकते, वैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने ये रिमोट लिया, इसको तोड़ना शुरू किया, लेकिन एक स्थिति आप ही जानते हो इसकी आएगी, इतना छोटा एक पार्टिकल हो जाएगा जिसको आप नहीं तोड़, वही बोल बेटा कहलाता है एटम। एटम, लेकिन याद रखिएगा एटम जो है वो तत्व का ही पार्ट होगा, मतलब तत्व का ही रूप होता है। इरादा समझ पाए, हम देखिए इनको पदार्थ का नाम देते हैं भाई, हम ऐसे थोड़ा बोल पाए, कितना कठिन हो जाएगा, हम ऐसे बोलने लगे C2H5OH C6 प्लस इसमें H2O प्लस इसमें C2H4, हम इतने बोलने तो रेल निकल गई। लेने गए कहेंगे 1 लीटर बॉटल पानी की, उतने बोले कह लगे वो केमिस्ट्री के साथ बताओ, कह अच्छा तो n नंबर ऑफ C6H12O6 और H2O n नंबर, और उसमें जो है वो आप दे दीजिए मुझको प्लास्टिक C2H4। हमारा क्या, ये तो वो बोल पाएगा जिसने केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी। हमने सबको इस एक सिंगल नाम दे रखा, पानी की। यस, इट इज सो सिंपल टू से, ये आसान है कहना। तो व्यवहारिक भाषा में तो वो बोलेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, बना किससे है, इन चीजों से। आपने आपको बताना था पदार्थ, पदार्थ क्लियर हो गया, पदार्थ मिलकर किससे बने हैं, तत्वों से, और तत्व का ही सबसे छोटा रूप यानी पदार्थ का सबसे, वो है एटम, इंडिविजुअल पार्ट है बेटा, अभाज्य कण, अभाज्य। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगला टर्म आता है, इनसे बड़े होते हैं, और ये एटम बोले तो परमाणु, 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 ठीक। दूसरा टर्म क्या आएगा, अणु, हाँ, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे, देखिए मॉलिक्यूल होंगे दो चीजों के, सुनना मेरी बात, मॉलिक्यूल होंगे दो चीजों के,
और इसके बाद में सारी क्लैरिटी खत्म, सारा डिवीजन बस यहीं तक है, और कोई अस्पष्टता, कोई भी आपके सामने एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी जो बताने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, ये देखो, पानी 2 चीजों से मिलकर बना है। इन 2 चीजों को अगर अलग अलग कर दे तो एक है हाइड्रोजन और एक है, ठीक। और आप जानते हो ये भी एक पदार्थ होता है, ये भी एक पदार्थ होता है, लेकिन जब ये खाली यही है तो ये तत्व का रूप है। ये दोनों मिलकर के जो बनाते हैं, अब इसको आप तत्व नहीं कह सकते, योगी बोलेंगे, वो एक अलग की बात है, योगी किसको बोलेंगे, लेकिन इसको पदार्थ बोलोगे। पदार्थ तो ये भी है, लेकिन ये तत्व रूप है, और ये यौगिक रूप है। अब समझना, जब अणु की बात आएगी तो आप ये भी लिखते हो, लेकिन ये रूप आप अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे, यानी जो आवर्त सारणी है, वहां पर आप अच्छा ये भी लिखा ऐसे देखते हो, इसमें और इसमें अंतर क्या है? 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये क्या है? असल में बात ये आती है, कहते नहीं कहते, अच्छा अब छोटे थे तो पूछते थे, कहते सोडियम का सिंबल बताओ, सोडियम तत्व का प्रतीक बताओ। हाँ, एने, वेरी गुड, नाइस। ये जो एने बताया है ये प्रतीक है, हम लिखेंगे कैसे? कोई रासायनिक प्रक्रिया मान लो करनी हमको पड़ गई, क्या लगेगी, सोडियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दिखाओ, तो या तो फिर हम ऐसे लिखें, सोडियम लिखें प्लस ऑक्सीजन लिखें, बनने बदल गए, तो इनको प्रतीक का रूप दिया गया। प्रतीक जो होता है वो दर्शाता है इसी तत्व के परमाणु, परमाणु सिंगल पार्टिकल बचा ना, किसी भी तत्व का कुल अकेला ऐसा पार्ट जिसको आप फड़ तोड़ नहीं सकते हो, उसको जो दर्शाएगा वो कौन? सिंगल, ये सिंगल लेटर परमाणु। आप सुनिएगा, अणु होता है वो कोई 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलके बनते हैं। जो अणु होता है वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलके बनते हैं। अब आपके सामने बात आई, ऑक्सीजन का अणु लिखिए, O2, ये एक अणु है बेटा। हाइड्रोजन का एक अणु लिखिए, क्लोरीन का लिखिए, समझ में मेरी बात? सल्फर का लिखना पड़ता तो S4 लिखते हैं, S4 अणु लिखना अगर सल्फर का खाली, क्योंकि उसका एक अणु ही बनता है 4 परमाणुओं के मिलकर के। तो मैंने क्या बोला अभी आपको, परमाणु की उसकी अणु की परिभाषा क्या बोली? 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के अणु की। अच्छा, अणु मैंने बताया अणु तत्व का भी हो सकता है और यौगिक का भी। अब सुनना, आप कंपाउंड, अब सुनो, कंपाउंड किसको बोलेंगे? कंपाउंड की खासियत क्या होगी? कंपाउंड किसको कहेंगे? किसको? जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित रेशियो में, अनुपात में मिलकर के बनेंगे, जुड़ेंगे, तो वो जो ग्रुप होगा, समूह होगा, वो यौगिक कहलाएगा। फिर मैं बोलता हूं कोई बात, जब 2 या 2 से अधिक क्या तत्व, लेकिन एक निश्चित रेशियो होगा, जैसे ये देखो,
ये दुनिया का कोई भी पानी यानी वाटर और उसका एक अणु लोगे तो उसमें हमेशा 2 एटम मिलेंगे हाइड्रोजन के और एक रहेगा, ये रेशियो है बेटा, अनुपात। मेरी बात आप समझ पाए? ये कभी नहीं चेंज हो सकता। तुम यहां का पानी लो या कहीं का पानी ले लो, उसमें ये नहीं चेंज होगा, उसमें ये चेंज नहीं होगा। एक अणु लिया आपने कभी पानी का, उसमें सदैव 2 एटम होंगे हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन। जैसे तुमने मीथेन का एक अणु ले लिया, CH4, पेंटेन का ले लिया, आपने एक अणु सपोज करो, एक अणु ग्लूकोज का लिया। अब देखना, ये आपने ग्लूकोज का अणु लिया है, असल में एक अणु है, लेकिन उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये अगर चेंज होगा तो दूसरा पदार्थ बनेगा, फिर इसमें चेंज करोगे दूसरा पदार्थ बनेगा। और जैसे वाटर की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, टूट जाता है वाटर, है ना। क्या पहले तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, क्लियर है इतना? फिर सुन लो, बहुत सिंपल बात बताने जा रहा हूँ। आसपास जो कुछ है वो सब क्या है, पदार्थ। और कोई पदार्थ आप बात करोगे वो बने होंगे तत्वों से। तुम्हारे घर में चाहे बड़ा सा टैंकर खड़ा हो तो उसमें 2-3 धातुएं होंगी या तत्व होंगे, जो भी तत्व हो उसके अंदर। आप घर में एक बाल्टी रखी है, बर्तन बहुत बड़ा सा भगोना रखा है, आप कहो सर जी मेरे घर में इतना बड़ा भगोना रखा है, 2 लोग उसको उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो उसमें एल्यूमिनियम होगा प्योरली, या उसमें आप स्टील होगा। स्टील जो है याद रखिएगा, वो एक प्रकार का मिश्र धातुओं का पदार्थ है, मतलब उसमें 2-3 एलिमेंट होंगे। लोहे की कढ़ाई रखी है, एक ही तत्व से मिलकर बनी है, इतनी बड़ी। कोई भी चीज बिना तत्वों के नहीं हो सकती, उसमें तत्व तो कोई ना कोई होगा। वो 108 मैंने बता दिया आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कोई भी होगा। ठीक। अब एटम की बात करोगे तो एटम किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल है जो इनडिविजिबल है, फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसको तोड़ नहीं सकते। और बात आएगी अणु की तो याद रखिएगा, अणु तत्व का होगा, या ये बोलना पड़ेगा। कोई कहते अणु क्या, किसको कहते हैं अणु? अगर आप सामान्य परिभाषा देना चाहते तो कह सकते हो पदार्थ का वह सबसे छोटा कण, ठीक है, जो अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ऑक्सीजन एक स्थिति आती है, मॉलिक्यूल के रूप में पाए जाते हैं ये। अच्छा, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत कम कहीं होगी, अगर बहुत कम होगी इस रूप में रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन इस रूप में नहीं रह सकती। चलो, सिंगल एटम ऐसे ढूंढ रहा टहल रहा कहीं, ये नहीं होगा, अकेला नहीं रह सकता। इसको तोड़ सकते हैं आप, थ्रू केमिकल रिएक्शन तोड़ सकते हो आप, लेकिन ये अपने आप नहीं ऐसे कहीं टहलेगा अकेले, क्योंकि टहलने के लिए इसके 2 एटम जुड़ जाए आपस में, इस रूप में टहलेगा ये। और ये भी बहुत छोटा रूप होता है, मतलब दिखेगा नहीं नेकेड आइज से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा ये, क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं। तो किसी तत्व का एटम बनेगा तो 2 या 2 से अधिक होंगे, और या अगर अणु बनेंगे, अणु तो वो यौगिक के बनेंगे, जैसे कि ये है, जैसे कि ये भी है। तो याद रखिए, अणु सदैव तत्व के होंगे, यौगिक के होंगे, लेकिन ये भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक। और परमाणु तो सबसे छोटा पार्टिकल। ये पूरी अवधारणा आपकी जो है पदार्थ और तत्व की है, इसके अलावा इसमें कोई डेफिनेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं वापस आता हूं जहां पर था। ओवरऑल आपको चीज समझ में आई होगी जो मैंने बात बताई। कोई मन में आपके डायलेमा हो कोई चीज तो मुझे आप बोल सकते हो। मैंने बोला देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। नंबर 1 मैंने क्या बोला आपको? हाँ, वो हो गया। हेलो, हाँ हेलो, हाँ है, आ जाइए।
नहीं पाई पर कोई काम नहीं है। साइंस थी, किसको क्या दिया जाता था, ये बाकायदा प्रॉपर लिखा जाता था। इस स्टूडेंट को आज ये मटेरियल दिया गया, क्योंकि उन सबके पर्पस होते थे। अब किसी ने ला करके एक सोल्यूशन दे दिया, कोई मान लीजिए एक पानी जैसा पदार्थ ला करके आपको चम्मच में दे दिया। अब आपसे क्या कहा गया, अब बताओ, चेक करो, ये एसिड है या एक दूसरा पदार्थ क्या होता है, बेस। मतलब एक अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं। तो अम्ल और क्षार को जांचने के, पता करने के दो तीन तरीके होते हैं। उनमें से परीक्षण का एक तरीका है तुम्हारे पास लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर दे दिया जाए और कहा जाए कि ये चेक करो ये एसिड है या बेस। तो अगर नीला लिटमस पेपर है और आपका ये जो दिया गया ये एक एसिड है, तो ये इसको रेड कर देगा। और वो जो पेपर की बात है, वो वाकई में कागज का टुकड़ा जैसा होता है, वो बना होता है इसी का। कहां चला गया? असल में इनकी भी कई स्पेसीज होती हैं, प्रजातियां, कई जातियां होती हैं इनकी। उनमें से एक रोसेला नाम का होता है, उसका बनता क्या है, लिटमस पेपर। उसका यूज वहां पर एसिड बेस में टेस्ट करते हैं। इतना क्लियर हुई? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ना समझ पाना बोल देना। मैंने बहुत सिंपल बात बताई। एसिड बेस टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं, और वो लिटमस पेपर एक लाइकेन का बना होता है। लाइकेन पूरा परिवार है असल में, जिसका एक सदस्य है जिसका नाम है रोसेला। रोसेला नामक जो लाइकेन होता है वो प्रयोग में लाया जाता है, क्या, लिटमस पेपर बनाने के। इतना क्लियर? मैंने बताया इसमें, लेकिन अगर कोई लाइकेन है उसमें दो चीजें होंगी, शवक, शैवाल और कवक। इतनी बात क्लियर? अच्छा, हाँ 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 हाँ, नहीं लाइकेन नहीं है। अब ये और भी है, फिनोप्थलीन है, एक इंडिकेटर है। इनको बोलते सूचक। असल में मेन शब्द क्या होता है, शब्द क्या है बेटा आया, सूचक। पूरी बात क्या है, सूचक, इंडिकेटर की। अब इंडिकेटर में कौन कौन है हमारे पास में, लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन, हल्दी। हल्दी का प्रयोग आप तब करते हो, हल्दी को जांचते हैं एसिड टेस्ट के लिए नहीं, बेस टेस्ट के लिए। बेस टेस्ट के लिए ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने क्या बोला। बेस जैसे कि NaOH, समझना। बेस क्या करेगा, बेस जो है वो जो रिस्ट्रिक्ट पेपर है उसको ब्लू कर देगा। एक परीक्षण कर सकते हो। दूसरा, अगर हल्दी है आपके पास में, हल्दी जैसे डालोगे उसको रेड कर देगा। इसीलिए जैसे ही खाना खा के पीले पीले हाथों से लग जाती कभी कभी, तो दम आलू आलू खाओ या फिर जिसमें हल्दी रह जाती हो हाथ पे, तो फिर एक सोप से धोने जाते हो तो वो और डार्क लाल होती है। या कपड़े पे लगी हो हल्दी, तो वो लगा हुआ आपका जो भी मसाला है, स्टेन हल्दी का, ठीक, और उस पर जैसे आप सोप लगाते हो वो डार्क रेड होता है। ये इंडिकेटर है कि जो पदार्थ है वो बेसिक पदार्थ था, बेसिक इन नेचर था। केमिकली कैसे जानोगे कोई एसिड और बेस है? मेरे बच्चे बहुत ही सिंपल, जिनमें तुमको लगा हुआ OH मिल जाए, हाइड्रोक्सिल आयन, तो सब बेस। बेस। तो जिनमें तुम्हें लगा हुआ मिलता है H, हाइड्रोजन, या फिर जो है अगर ऑर्गेनिक है तो COOH लगा मिलेगा, ऑर्गेनिक एसिड है अगर। याद रखिए, जिनमें भी लगाओ, ठीक है। मेन बात समझना मैं जो बोल रहा हूं, ठीक। तो वो जो हल्दी का परीक्षण वो बेस के लिए करते हैं हम लोग, याद रखिएगा। अच्छा, अब आपको एक मैं बात और बताता हूं, ये पॉइंट और नोट कर लो, लिखिएगा। लाइकेन्स वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ
लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, स्पेशली मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड के। हाँ, सूचक लिखिएगा, लाइकेन वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, मुख्यतः स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड। फिर एक पॉइंट नोट कर लिखना नीचे, सल्फर डाई ऑक्साइड के प्रदूषण में the growth of lichens starts reduce in the presence of sulfur dioxide pollution। देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण में लाइकेन्स की वृद्धि घटने लगती है। The growth of lichens start reduce in the presence of sulfur dioxide pollution, घटने लगती है। बात क्लियर इतनी? ओके, तो यहां तक का आप सबका बराबर हो गया, चीजें क्लियर हो गई। अब जब भी चलेगी इसके आगे की चीज चलेगी, फिर पढ़ना पूरी बात जितनी बताई है, और जितने यहाँ पर मैंने आपको बीच में जो नहीं लिखवाए, जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, ये बाकायदा डिटेल में लिखवाऊंगा मैं आगे। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको, ताकि आपको पूरा जुड़ाव बन सके। हम विषय वस्तु बताते क्या है आपसे, लेकिन ये सारी सिस्टमेटिक चीज चलेगी, ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दी, अब मुझे सिर्फ आपको लिखवाना रहेगा। ओके, थैंक यू क्लास।